पीएल पुनिया जी, भक्तचरण दास जी, के राजू जी, एन शिवना जी, राजू परमार जी और हमारे सब नेता, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। एक एरोनॉटिक्स में एक एस्केप वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है। मालूम है आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में? क्या होता है ये बताएंगे जरा। बिल्कुल, एस्केप वेलोसिटी मतलब अगर आपने धरती से स्पेस में जाना है, अगर आप हमारी धरती पे हैं तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी होनी पड़ेगी। अगर उससे कम होगी तो आप कितना भी करेंगे आप स्पेस में नहीं जा सकते, और उससे ज्यादा हो गई तो आप निकल जाएंगे। तो जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? आपने कहा 11.2 अर्थ की होती है, जुपिटर की क्या होती है? अब आप सोच रहे हैं ये एस्केप वेलोसिटी की क्या बात कर रहा है? क्या होती है? 60 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर कोई जुपिटर पे खड़ा है, अगर उसे जुपिटर की खेच से निकलना होता है तो उसे 60 किलोमीटर प्रति सेकंड एक्सेलरेशन होना चाहिए उसका। यहां हिंदुस्तान में हमारा जात का कॉन्सेप्ट है, इसमें भी एक एस्केप वेलोसिटी होती है। अगर आप किसी जात के हैं और अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपको भी एस्केप वेलोसिटी की जरूरत होती है। और दलित कम्युनिटी को इस धरती पे जुपिटर की एस्केप वेलोसिटी की जरूरत होती है कि आपको बहुत ज्यादा तेज धक्का मारना पड़ता है। और इसलिए अगर आप हिस्ट्री को देखें, जो दलित लोग होते हैं, हम सब हैं, अंबेडकर जी को बहुत गर्व से देखते हैं। कारण यह है कि वो पहले आदमी थे जो एस्केप वेलोसिटी प्राप्त कर गए और यूएस चले गए। और राजू जी से मैं कुछ दिन पहले कह रहा था कि दलित मूवमेंट में स्टेजेस थे। तो पहला स्टेज था कि आपके एक व्यक्ति ने एस्केप वेलोसिटी, जो जात का सिस्टम है, उससे एस्केप वेलोसिटी प्राप्त करके वो निकल गए। और उन्होंने, जैसे आप जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का काम किया और कांग्रेस पार्टी के साथ रिजर्वेशंस का कॉन्सेप्ट निकला। पहले स्टेज में अंबेडकर जी ने काम किया और पहला स्टेज था कि सब लोगों को दिखा कि एक व्यक्ति निकल गए। दूसरा स्टेज कांशीराम जी का स्टेज था। और कांशीराम जी ने क्या किया, जो एनर्जी रिजर्वेशन से निकली थी, जो लोग जिनको रिजर्वेशंस मिला था, उसका एक संगठन बनाया और उससे उन्होंने और लोगों को एस्केप वेलोसिटी दिलवाने की कोशिश की और काफी लोगों को एक प्रकार से एस्केप वेलोसिटी मिली, निकले वो। अब तीसरा स्टेज है। दूसरे स्टेज में मायावती जी ने एक रोल प्ले किया था, मगर सबसे जरूरी बात लीडरशिप डेवलपमेंट की है। अगर आप इस मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक दलित नेता, दो दलित नेता से काम नहीं बनने वाला, लाखों दलित नेताओं की जरूरत है। और जो सेकंड मूवमेंट थी, वहां पे नेता का प्रोडक्शन बिल्कुल बंद हो गया है। तो वहां पे जो लीडरशिप है मूवमेंट की, उसको मायावती जी ने कैप्चर कर लिया है और वो बाकी लोगों को उभरने नहीं देती हैं। ये उनका पर्सनल बात है, मगर वो रिजल्ट ही आ रहा है। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कांग्रेस पार्टी के लिए, जिसने दलितों के लिए
हिस्टोरिकली बहुत बड़ा काम किया है। इसलिए ये मीटिंग हम यहां बुलाए हैं और इसलिए मैंने राजू जी को, पुनिया जी को और बाकी जो लीडर्स हैं उनको एक जिम्मेदारी दी है कि कांग्रेस पार्टी में हमें सिस्टमैटिकली दलित नेतृत्व तैयार करना है, हर लेवल पे, पंचायत लेवल पे, एमएलए लेवल पे, एमपी लेवल पे और पॉलिसी लेवल पे। इसलिए आपको यहां बुलाया गया है और इसलिए आप आने वाले समय में डिस्कशन करेंगे, पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, लीडरशिप डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे और मैं भी, पुनिया जी ने मुझे कहा है, मैं भी उसमें शामिल होने की कोशिश करूंगा। मैं आपको अपनी पर्सनल बात बता देता हूं। शिंदे जी ने कहा था कि हमारे परिवार में दलित कम्युनिटी के लिए, बाकी कम्युनिटीज के लिए जो कमजोर हैं उनके लिए एक स्पेशल जगह है। मैं आपको इसके बारे में मैं सोच रहा था कि ये आइडिया मेरे दिमाग में कहां से आया कि जो अंडरडॉग होता है, जो कमजोर होता है, जिसकी जिंदगी मुश्किल होती है, उसका साइड लेने की आदत मुझे कहां से आई। और मैं इसके बारे में सोच रहा था कि मुझे याद नहीं था कि ये कहां से आया मेरे दिमाग में। और काफी सोचने के बाद मुझे एक बात याद आई और वो मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मैं छोटा था, सफ्दरजंग रोड में डाइनिंग टेबल हुआ करती थी, वहां पे हम सब खाना खाते थे, दादी, पापा, चाचा। और एक दिन लंच के बाद मैं और मेरी दादी वहां बैठे थे, बाकी लोग चले गए थे और वो बातचीत कर रही थी मुझसे, अपने बारे में कह रही थी कि जब मैं छोटी थी, तुम्हारे जैसे छोटी थी, तो मैं ये करती थी, वो करती थी। और उन्होंने मुझे एक कहानी बताई जर्मनी के बारे में। उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं बहुत छोटी थी, मैं जर्मनी गई थी और जर्मनी जब गई उस टाइम हिटलर का समय था और वहां पे पूरा का पूरा देश हिटलर को फॉलो कर रहा था। और मैं एक आइस हॉकी मैच देखने गई अपने दोस्तों के साथ। और जब हम आइस हॉकी मैच गए, वो जर्मनी और किसी और टीम के साथ मैच चल रहा था। जब हम वहां गए, मैच शुरू हुआ, जर्मनी दूसरी टीम की मतलब दबाकर पिटाई कर रही थी, गोल के ऊपर गोल, गोल के ऊपर गोल, गोल के ऊपर गोल मार रही थी। और मेरी दादी ने कहा कि मुझे वो बहुत खराब लग रहा था कि यहां दो टीमें हैं और एक टीम की बहुत बुरी तरह पिटाई हो रही है और पूरी जो क्राउड थी वो जर्मनी के साथ थी। तो जब गोल लगता था बहुत जोरों से चिल्लाते थे। मैच में जो ऑपोजिशन टीम थी उन्होंने एक एक्शन कर दिया जो थोड़ा जैसे कोई हार रहा होता है, उसने मतलब एक गोल की ओर एक एक्शन कर दिया और मेरी दादी खड़ी हो गई और दादी ने ताली बजाई। और जैसे दादी ने ताली बजाई, बाकी लोगों ने, वो अकेली खड़ी हुई क्योंकि पूरा का पूरा स्टेडियम उनके खिलाफ, उस टीम के खिलाफ था और उस टाइम फीलिंग भी काफी अग्रेसिव थी। तो जैसे दादी खड़ी हुई, जो पूरा स्टेडियम था वो चिल्लाने लगा उनके खिलाफ। और मेरी दादी ने कहा कि जैसे वो चिल्लाया मैं बैठ गई, डर के बैठ गई। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ऐसे डर के जो मैं बैठी हूं, अपनी जिंदगी में कभी नहीं बैठूंगी। क्योंकि अगर मैं सही काम कर रही हूं और किसी की यहां पिटाई हो रही है या कोई बुरी तरह हार रहा है, चाहे वो कोई भी हो, अगर मैं सही काम कर रही हूं और मुझे चिल्लाकर बैठाया जा रहा है, डरा कर बैठाया जा रहा है, तो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं बैठूंगी। ये उन्होंने मुझे बताया मेज पे। और सोचने के बाद मुझे लगा कि यहीं से वो आइडिया मेरे दिमाग में आया था कि अगर किसी के खिलाफ कोई गलत काम कर रहा है या कोई कमजोर है, चाहे शक्ति कितनी भी बड़ी हो, बैठना कभी नहीं चाहिए। चाहे हम खड़े हो जाएं, बोल दें, मगर बैठना कभी नहीं चाहिए।
तो ये मैं आपको कहना चाह रहा था। आप बैठिए मत। धन्यवाद।